हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। और लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने देखा ही कैसे हम एग्जाम रूम में बैठ के चीटिंग कर सकते हैं अगर हमें क्यूब और क्यूबॉइड को फॉर्मूला को बनाना है तो। ठीक है, चीटिंग नहीं बोलते हैं, इसको स्मार्टनेस बोलते हैं। सिंपल सी बात है, हम फॉर्मूला को रट नहीं रहे हैं। हम एग्जाम रूम में बैठे हुए, हम अपने रूम में बैठ के आप पढ़ रहे हो, आप विजुलाइज कर सकते हो क्यूब और क्यूबॉइड वाली शेप और आप फॉर्मूला को निकाल सकते हो। रटना मत एक भी फॉर्मूला। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम रूम में आप बैठे हुए, रूम में बैठे हुए, तो जो क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में है उस क्वेश्चन पेपर का यूज करके आप कैसे सिलेंडर के फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हो मेंटली विद इन 10 सेकेंड, विद इन 5 सेकेंड। ठीक है, चलो जी। तो आज का टॉपिक हो गया आपका सिलेंडर। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इस सिलेंडर के टॉपिक के अंदर। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास के अंदर? तो आज की क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हो इसका टोटल सरफेस एरिया। सेकेंड थिंग आप पढ़ोगे यहाँ पे लैटरल सरफेस एरिया नहीं बोला जाता, उसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोल देते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं सिलेंडर होता क्या है। तो ध्यान से देखो इस चीज़ को। ये आपका क्वेश्चन पेपर रहा, मान लीजिए आपका क्वेश्चन पेपर है, तो इस क्वेश्चन पेपर कर लो रोल। ठीक है, और इसको रोल करते ही आपके सारे फॉर्मूला आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका एक सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, इस सिलेंड्रिकल शेप में क्या क्या होता है, ठीक है, देखते हैं उस चीज़ को। पहले आप समझो, क्या ये होलो सिलेंडर है या एक सॉलिड सिलेंडर है, क्योंकि डिफरेंट टर्म्स हैं। तो वैसा भी ये होलो सिलेंडर है। क्यों होलो सिलेंडर है? क्योंकि इसके बीच में होल है। देखो मैं आपको देख पा रहा हूँ, दिस इज होलो सिलेंडर। ठीक है जी। अब बात करें सर सॉलिड सिलेंडर क्या होता है फिर? तो ये सॉलिड सिलेंडर होता है। ये मान लो आप ऐसा कि जिसके बीच में गैप ना हो। हालांकि यहाँ पे गैप दिख रहा है आपको, लेकिन यार मैं इतना कितना फोल्ड करूँ इस रजिस्टर को। आप ये मान लो कि आप कोई भी शेप देखते हो इस चीज़ की, जो यहाँ से भी पैक हो, इधर से भी पैक हो, अंदर से पूरा सॉलिड हो, पैक हो, तो ये आपका होता है सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई यहाँ से। उसके बाद हम बात करेंगे सिलेंडर में कौन कौन से पैरामीटर है। वो मैं आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी क्लास में बता चुका हूँ कि इसमें अपन बेस के रेडियस को देखते हैं और हम हाइट के रिलेटेड काम करते हैं। फिर मैं आपको वहाँ पे बता चुका हूँ कि राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, वो इंट्रोडक्टरी क्लास में हमने बताया। ठीक है, आज की क्लास में हम इस रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और एरिया और इनके कंसेप्ट को समझने वाले हैं। अब कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि इसमें सरफेस कितनी होती है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर ये सॉलिड सिलेंडर है, चलो यार ये लो, ये सही है, सर्दियों के अंदर विक्स की डब्बी रखी हुई है, एक सिलेंड्रिकल शेप मान लो, बीच में कट वट को भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है इसको। एक सिलेंड्रिकल शेप है, ये सॉलिड है। ठीक है, इस सॉलिड शेप के अंदर आपको कितनी सरफेस नजर आ रही है, इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो कहोगे सर देखो, एक तो ये सरफेस है जो कर्व हिस्सा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये कर्व वाला पार्ट, तो दिस इज वन सरफेस। ठीक है सर, ये टॉप जो नजर आ रहा है हमें, अब इस पर टॉप पे नजर डालो, क्या आपको टॉप ओनली सर्किल नजर नहीं आ रहा है कि ये? तो बोले हाँ सर, एक सरफेस ये है जो कि सर्किल जैसा है। सर्किल जैसा नहीं, सर्किल ही है। एक सरफेस ये वाली है बॉटम वाली जो कि सर्किल है। तो कोई आपसे पूछे कि सॉलिड सिलेंडर में कितनी सरफेसेस होती है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कहोगे भाई सॉलिड सिलेंडर के अंदर एक कर्व सरफेस होती है, एक टॉप होता है, एक बॉटम होता है, टोटल 3 सरफेस होती है। याद रहेगा, तो आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिलेंडर के, सॉरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिलेंडर के। फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर सकते हो सिलेंडर के अंदर कि इन सॉलिड सिलेंडर, प्रॉपर नोट्स बनाओ बेटा अच्छे से। इन सॉलिड सिलेंडर नंबर ऑफ सरफेसेस कितनी होती है? 3। अब वो कौन कौन सी है वो भी लिख लो, कौन कौन सी होती है इसके अंदर 3 वाली। तो फर्स्ट तो होती है कर्व्ड सरफेस। कौन सी होती है? कर्व्ड सरफेस होती है एक होती है टॉप, और टॉप की शेप क्या है वो भी लिख लो, सर्किल। काम आएगा फॉर्मूला डेरिवेशन के अंदर। ठीक है, फॉर्मूला का डेरिवेशन अपन ऐसे नहीं करेंगे, कोई कर रहे हैं, थ्योरेटिकली समझेंगे उस चीज को। एक होता है बॉटम, ये भी कैसी होती है आपकी? सर्किल। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको आना चाहिए। अब बात करते हैं एक होलो सिलेंडर की। ठीक है, अब होलो सिलेंडर कैसा होता है? ये आपका एक होलो सिलेंडर है, ये मान लो आप, जिसमें आपको नज़र आ रहा है अंदर से, इसको होलो सिलेंडर मान लो आप एक बार। चलो यार इसको, ठीक है, समझ पा रहे? होलो सिलेंडर है। इस होलो सिलेंडर में कितनी सरफेस है? और यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, और अच्छे गलती कर देते हैं। वो कहेंगे सर देखो, एक सरफेस ये नज़र आ रही है, टॉप पे तो कोई सरफेस है ही नहीं, नीचे कोई सरफेस है ही नहीं। ज़्यादा करते हो तो एक सरफेस ये हो गई और एक अंदर वाली हो गई। सरफेस वो होती है, आपके लिए सबसे सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, सरफेस वो होती है जिस पे आप पेंट कर सकते हो, जिसको आप हाथ करके टच कर सकते हो। तब आप मुझे बताओ कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हो। इस पे जब आप पेंट करोगे तो आप एक जैसे कर्व वाले पार्ट पे पेंट कर सकते हो, बाहर वाले पे।
वन सरफेस। सर इसके अंदर भी पेंट किया जा सकता है, दो सरफेस। क्या आपको ये एक रिंग नजर नहीं आ रही है? अब इस शेप पे मत जाना सर, एक कटापटा दिख रहा है, क्या करो, रजिस्टर फोल्ड करने पे ऐसे हो जाता है। क्या आपको एक रिंग नजर नहीं आ रही? तो क्या आप इस हिस्से पे पेंट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। ये एक रिंग नजर आ रही है, सर्कुलर रिंग बोलते हैं इसको। सर्किल तो होता है जिसकी थिकनेस नहीं होती कुछ भी, वो सर्किल होता है। ठीक है, ध्यान से देखो इस चीज को। ये तो होता है आपका सर्किल जिसमें इसको थिकनेस नहीं होती, और ये होती है सर्कुलर रिंग जिसमें इस हिस्से में भी कुछ होता है। ठीक है, दिस इज सर्कुलर रिंग। तो ये एक आपको सर्कुलर रिंग यहाँ पे नजर आ रही है, तो ये भी एक सरफेस ही तो है यार। आप हाथ टच कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? यहाँ पे कर पा रहे हैं ना। और एक ये सरफेस है, ये भी सर्कुलर रिंग है। तो इसमें टोटल कितनी सरफेस हुई? 4 सरफेस हुई। याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। कौन कौन सी? आउटर कर्व पार्ट, इनर कर्व पार्ट, टॉप सर्कुलर रिंग, बॉटम सर्कुलर रिंग। तो इस चीज को भी आप नोट कर लो यहाँ पे। ठीक है, इन होलो, होलो बोले तो खोखला। ठीक है, इन होलो सिलेंडर नंबर ऑफ सरफेस कितनी होती है? 4। ठीक है, कौन कौन सी होती है? आउटर कर्व सरफेस। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है? इनर कर्व। ये सरफेसेस ही पहचाने, जैसे अपन ने रूम को बिल्कुल तोड़ दिया था ना, अलग अलग दीवार को दूर दूर कर दिया था, यहां पे आप बिल्कुल ब्रेक कर दो इस चीज को। इनर कर्व सरफेस। टॉप, टॉप में क्या? सर्कुलर रिंग। सर्कुलर बोले तो सर्किल जैसी दिखने वाली सर्कुलर रिंग। और बॉटम में भी क्या होती है? यही सर्कुलर रिंग। तो ये क्वेश्चन आपके 2 तैयार हो चुके हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट है बेसिकली कि सॉलिड सिलेंडर के अंदर नंबर सरफेस इतनी 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 होती है। ठीक है, पसंद आया भाई तो वीडियो लाइक कर दो यार। ठीक है, अगर पसंद आ रही है बातें तो लाइक तो मारे दिया करो यार, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। और कमेंट वगैरह करके भी थोड़ा थोड़ा बता दिया करो। ठीक है, और जब अच्छे से समझ में आ रहा है आपको चैनल के ऊपर, तो अकेले अकेले मत पढ़ो, दोस्तों के साथ में शेयर करो। ठीक है, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, और भी वीडियो आते रहेंगे। ठीक है जी, तो ये हमने सिलेंडर के बारे में बिल्कुल बेसिक चीज़ पढ़ ली है। अब हम पढ़ने वाले हैं सर इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, क्या फॉर्मूला होता है इस चीज़ का। ठीक है जी, तो फॉर्मूला आपको समझाते हैं। तो फॉर्मूले को ना ऐसे बिल्कुल ब्रेक करता हूँ मैं, तो आपके सामने सिलेंडर का डायग्राम बनाता हूँ और फॉर्मूले को ब्रेक करते हैं, फिर उठाऊंगा मैं आपका क्वेश्चन पेपर जिससे हम करेंगे चीटिंग। ये आपको एक सिलेंडर नज़र आ रहा है, बना लो मेरे साथ साथ डायग्राम। इस सिलेंडर में हम यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर। और ध्यान से देखना, अगर इसी सिलेंडर को अगर हम लिटा दें, क्योंकि पता होना चाहिए, टर्म्स में तो गड़बड़ करते हो तुम लोग। इसी सिलेंडर को अगर लिटा दें तो इसी को बोल दिया जाता है लेंथ। तो कभी भी लेंथ मेंशन हो रहा है ना सिलेंड्रिकल किसी चीज़ का, तो एक्चुअल में वो हाइट ही है। आप इसको खड़ा कर दो, समझ गए बात को। और ये जो बेस है इसका, अभी हमने देखा बेस कैसा होता है, इसका सर्किल जैसा होता है। तो सर्किल में एक रेडियस पैरामीटर होता है, तो इस बेस की जो रेडियस आर से डिनोट कर दो, सेम आर ऊपर रहेगी, चेंज नहीं होगा। और राइट सर्कुलर क्यों बोलते हैं मैंने आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में ऑलरेडी बता दिया है। ऐसा अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करें तो ये रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? डायग्राम क्या होता है? ठीक है जी, अब इस डायग्राम को थोड़ा और तोड़ मरोड़ के सीखते हैं क्या हो रहा है। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये एक सॉलिड सिलेंडर है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, मतलब ऊपर से भी ढक्कन लगा हुआ है, नीचे से भी ढक्कन लगा हुआ है, अंदर कैसा हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो सॉलिड सिलेंडर बोले तो ये चीज़ वो है जिसमें बाहर से मतलब पूरा इस तरीके से टॉप पे भी ढक्कन लगा हुआ, बॉटम पे भी ढक्कन लगा हुआ है। हमें पेंट करना है तो हम किस किस सरफेस पे पेंट करेंगे, तो हम किस किस सरफेस पे पेंट करेंगे, तो टोटल एरिया होगा ना इसका, टोटल सरफेस एरिया बोल दो, ये शॉर्ट में लिखो तो TSA जो होगा वो क्या क्या होगा। बोले सर देखो, एक तो कर्व वाले पार्ट पे पेंट करने वाले हैं हम, तो एक तो होगा इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया देखो, जो आपका क्यूब और क्यूबॉइड में जो लेटरल सरफेस एरिया था ना, यानी हम सिर्फ दीवारें ले रहे थे, तो उसमें दीवारें होती हैं, इसमें तो दीवार तो नहीं होती, इसके अंदर गोल 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 होता है ऐसे पूरा। तो उसको जब लेटरल ना बोल के क्या बोलोगे आप, इसको कर्व बोलोगे, कर्व वाला पार्ट है ये।
तो टोटल सरफेस एरिया, बाद में मत पूछना सर फुल फॉर्म क्या था, बता रहा हूं मैं, लिखना चाहो लिख लो। कर्व सरफेस एरिया बोले तो सिर्फ कर्व वाला पार्ट, प्लस बोले सर टॉप पे भी करेंगे, टॉप वाला पार्ट, बोले सर बॉटम पे भी करेंगे, बॉटम वाला पार्ट। ठीक है, अब कहानी आ जाती है इसकी कि हमने 3 पार्ट में ब्रेक तो कर लिया, तो वहां तो हमें पता था क्यूब और क्यूबॉइड के केस के अंदर क्या कि हम जो क्यूबॉइड है उसमें रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया जानते थे। क्यूब में हम जानते थे स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर का एरिया जानते थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकाले अलग से, और टॉप का एरिया क्या निकलेगा और बॉटम का एरिया क्या निकलेगा, वो वाली चीज़ अपन को अभी देखनी है। ठीक है जी, तो समझ लो इस चीज़ को। पहले हमारा पूरा फोकस है कर्व वाले पार्ट पे कि ये कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, और इसी को मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम में हम करेंगे चीटिंग। आप ये समझो कि ये अभी आपका क्या है, एक सिलेंडर है। ठीक है, चलो ऐसे मान लो ये सिलेंडर है। ठीक है जी, दिख रहा है सिलेंडर, पूरा टच है। ये जो बाहर का आपको एरिया नजर आ रहा है यही तो कर्व है, यानी मुझे इस पूरे का एरिया निकालना है, इस पूरे पेज का। समझ रहे बात को, इस पूरे पेज का एरिया तो निकालना है आपको। मैं इसको हाथ में वैसे पकड़ लेता हूँ। ठीक है, आपको इस पूरे पेज का एरिया तो निकालना है। वो जो पेज का एरिया निकलेगा वो क्या कर्व वाला एरिया नहीं हो जाएगा पूरा? बोले सर बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अगर मुझे सिलेंडर के अकॉर्डिंग बात करूँ तो मेरा पूरा एरिया है जिसके ऊपर मैं अभी पेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा फिर उसके बाद में इस सिलेंडर को बीच में से कट कर दिया और यहाँ से कट किया और मेरा फैल के बन गया रेक्टेंगुलर शीट। बना कि नहीं बना? यही फोल्ड करने पे सिलेंडर बन रहा है, यही इसका कर्व पार्ट है, और उसी को फैला देने पर ये बन गया रेक्टेंगुलर शीट। तो आप मुझे बताओ ये जो रेक्टेंगुलर शीट का जो एरिया है ये वाला, क्या ये एरिया फोल्ड कर देने पर क्या कुछ चेंजेज आएंगे इसके अंदर? बोले नहीं सर, पेंट तो उतने पे ही करना है, चाहे गोल गोल करके पेंट कर लो या इसको फैला के पेंट कर लो। यहाँ तक बात समझ में आई कि ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ब्लैंक ब्लैंक वाला, दूसरी साइड कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, 10th क्लास का पेपर है। ये ब्लैंक ब्लैंक वाला जो एरिया है, ये अभी भी ब्लैंक ब्लैंक वाला एरिया दिख रहा है। तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि अगर मुझे इसका कर्व वाले पार्ट का एरिया निकालना है तो क्यों फालतू माथापच्ची करनी है, इसको बीच में से कट कर दो ना। कट करने पे फैल गया, अभी भी तो सेम एरिया रह रहा है। यानी मुझे शॉर्ट में क्या बोलना चाहूँ मैं कि मुझे सिर्फ इस पेज का एरिया निकालना है। बात समझ में आ गई? तो हम क्या कर रहे हैं, मैंने क्या करा, इस सिलेंडर को कट कर दिया, इसको सीट को, और कट कर देने पर मुझे ये एक रेक्टेंगल नजर आया। सिर्फ कट किया है और फैला दिया इसको, तो रेक्टेंगल नजर आया मुझे यहाँ से। ओके, रेक्टेंगल नजर आया तो डायमेंशन क्या है? क्योंकि आपको पता है कि जितना इसका कर्व एरिया है, तो क्या मैं इस कर्व एरिया को ये लिख सकता हूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। देखो किसी को लगे इस तरह हम तो डायरेक्ट याद कर लेंगे भाई, इसको समझने में आपको टाइम लग रहा है, उसके बाद आप चुटकी में विदिन 5 सेकंड फॉर्मूला लिखोगे बिना याद करे हुए। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट या कर्व एरिया दोनों एक ही बात है कि नहीं है? पहले तो ये बता दो मुझे। कर्व सरफेस एरिया बोलो इसका, यस रेक्टेंगुलर शीट का एरिया बोले, दोनों एक ही बात है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, जब दोनों एक ही बात है तो मैं इसका एरिया निकाल लेता हूँ, वो ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब इसका एरिया निकालना है तो हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो पूरे लेंथ की वैल्यू दो हमें, और बोले हमें ब्रेड्थ की वैल्यू दो। ठीक है, अब बात यहाँ फंस जाती है लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू निकालने में। तो अब ध्यान से बताओ, अगर इतना h है, यहाँ से यहाँ तक अगर h है ये, अरे भाई तो ये सेम ही तो है, क्योंकि मैंने सिर्फ कट ही तो किया है, फैले तो ऐसे ही है। तो जितना ये है अभी ये सेम ही तो रहेगा, आपने इसी को कट किया है। जैसे इस पेज की अगर हम बात करें, इस पेज में अगर मैं आपको बोलूं कि ये सिलेंडर की हाइट है ये वाला, और जब मैंने इसको कट कर दिया तो क्या इसमें कोई चेंजेज आया? नहीं आया ना। ठीक है, तो ये जो B है ये H ही तो है, ये H, ये भी H, ये भी H। समझ गए? अब कहानी सिर्फ फंस जाती है सेल के ऊपर, ये L क्या है, ये क्या है, तो इसको भी सिर्फ अपन इसी पेज से समझते हैं। आप मुझे बताइए, ये आपका हाइट हो चुका है इस शीट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपकी हाइट है, आपकी L इतनी ही तो है नीचे वाला। समझ रहे इस बात को? ये नीचे वाला L है ना। अब इस नीचे वाले को पकड़ते क्या है, तो जब मैं इसको सिलेंडर बनाता हूँ तो नीचे वाला बोले तो ये इतना हिस्सा ये नीचे वाला है कि नहीं है? बताओ, ये नीचे वाले हिस्से को मैंने जस्ट फोल्ड कर दिया। फोल्ड कर देने आप समझ में आ रहा है कि अब क्या आप ये निकाल सकते हो ये कितना है? बोले हाँ सर निकाल सकते हैं। ये तो हमें सर्किल नज़र आ रहा है, और सर्किल में ये कितना होता है? बोले सर 2πr होता है। सर्किल के पेरीमीटर तो है ये। ठीक है, इसी 2πr को तो मैंने फैलाया है,
तो क्या 2πr की लेंथ चेंज हो जाएगी? मतलब किसी वायर को, आप एक चीज़ बताओ मुझे, आपके सामने कोई वायर है, अगर वायर को मैं फोल्ड कर दूँ क्या उसकी लेंथ में कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता ना। तो नीचे वाला जो है इसकी लेंथ, ये क्या 2πr नहीं है? सर्कुलर जो सर्कल दिखाई दे रहा है नीचे, तो L की वैल्यू क्या 2πr नहीं आ जाएगी? ठीक है, थोड़ा इमेजिनेशन पावर लगाओ। इसी को गोल कर रखा है, इसी को फैला दिया, तो फैला देने पर गोल कर देने में चेंज थोड़ी ना होता है। तो ये हो गया 2πr और ये हो गया h, तो इसका एरिया हो गया ये L मल्टीप्लाई दिस B, दैट इज 2πrh। ये अभी याद होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ये 2πrh हो गया, ओके जी। अभी आपके सामने हर क्वेश्चन में इसी तरीके से बनाऊंगा फॉर्मूले को। तो इसका रेक्टेंगल का एरिया बोले या कर्व वाले पार्ट का एरिया बोले तो दैट इज 2πrh। बोले सिर्फ टॉप का एरिया और बता दो। टॉप क्या है आपका? सर्किल है, सर्किल का एरिया क्या होता है? πr²। तो टॉप का एरिया क्या हो गया आपका? πr²। बोले सर बॉटम क्या है? बोले बॉटम भी सर्किल है और इसका एरिया क्या होता है? πr²। तो ये भी आपका हो गया πr²। तो देखा जाए तो टोटल सरफेस एरिया निकल के आया सिलेंडर का, वो एक्चुअल में 3 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में डिवाइड है। तीनों पार्ट के एरिया को अलग अलग बोलो। बोले सर देखो टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व एरिया, कर्व बोले तो रेक्टेंगुलर शीट जिसमें ये तो होता है 2πr और ये होता है h। इस तरीके से इमेजिनेशन करो, ठीक है। वापस शीट को ले लो। सर देखो ये तो होता है नीचे का 2πr और ये होता है h, तो इसका एरिया हो गया 2πr मल्टीप्लाई h, 2πrh। तो कर्व सरफेस एरिया तो हो गया आपका 2πr मल्टीप्लाई h, 2πrh, ठीक है। प्लस में टॉप, सर टॉप तो सर्किल होता है πr², नीचे क्या है? बॉटम, बॉटम में आ जो सर्किल, ये क्या होता है? πr²। तो आपका जो टोटल सरफेस एरिया निकल के आएगा वो निकल जाएगा आपका 2πrh प्लस πr² प्लस πr²। इसी को बाद में सॉल्व करते हो तो आप लिखते हो, देखो ये तो 2πrh है, एक लड्डू और दूसरा लड्डू सेम ही तो है, πr² 2 बार है तो 2 लड्डू हो जाएंगे, 2πr², ठीक है। और बाद में इसमें से 2πr कॉमन ले लेते हैं, दोनों में है तो यहाँ से 2πr कॉमन लिया तो इधर बेचारा h बच गया, और यहाँ से r² का मतलब होता है r इंटू आर, यहाँ से 2πr कॉमन चला गया तो एक r बचा कि नहीं बचा। तो ये फॉर्मूला आप फाइनली यूज़ करते हो, लेकिन डायरेक्ट याद मत करो, इस तरीके से बनाओ। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको टॉप को नहीं लेना, आपको बॉटम नहीं लेना, ठीक है। तो उस केस के अंदर फिर आप अपने अगर फॉर्मूला सिर्फ रट रखा है ना, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए याद करो, टोटल सरफेस एरिया बोले तो कर्व वाला एरिया दैट इज बनता है रेक्टेंगल शीट से 2πrh, 2πrh, ऊपर का πr², नीचे का πr², दोनों को, तीनों को ऐड कर दो, ये बन जाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है इन चैप्टर के अंदर, आप फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करोगे। आप क्वेश्चन में ये फॉर्मूला मेंटली लिख सकते हो कि यार 2πr तो h तो ये है, एक πr² ऊपर एक πr², नीचे तो 2πr², आप लिख सकते हो। बनाओगे लेकिन ऐसे ही मन में ऐसे बनाओगे। फाइनली भले ही आप मन में ही कैलकुलेशन करके ये लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन अभी कुछ दिन प्रैक्टिस आप इसको बनाने की करोगे, ठीक है। तो आई होप सो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया, ऐसे निकलता है। अब किसी बच्चे के मन में अगर थोड़ा भी डाउट हो, सर आपने लेकिन कर्व सरफेस एरिया तो बताया ही नहीं, अरे भाई कहीं नहीं, क्यों नहीं बताया, फिर क्या बताया है ये? तो एक कर्व वाला पार्ट ही तो था, तो ये तो 2πrh हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कर्व सरफेस एरिया का अलग से लिख ले, तू खुश हो जाओ, ठीक है चिंटू भाई, तुम खुश हो जाओ, टेंशन मत लो, इस चीज़ को बता दिया है मैंने। तो मैंने आपको सिलेंडर की दोनों चीज़ें बता दी हैं। सॉलिड सिलेंडर के केस के अंदर तीनों चीज़ें होती हैं। ये वाला क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि वो आपसे डिमांड कितनी कर रहा है, किस एरिया पे पेंट करेगा, उसके अकॉर्डिंग अपन बता देंगे कि कौन कौन से एरिया की पार्ट की नीड है, ठीक है। अभी आपके होलो सिलेंडर से रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा, तो होलो सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन कर अपन मैं आपको बाद में बताऊंगा कि उसके अंदर जो सर्कुलर रिंग थिकनेस वाली जो चीज़ थी, इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी तो क्वेश्चन है नहीं, तो उसको अपन बाद में कैलकुलेट करेंगे। उसमें अच्छा इसका एरिया कैसे निकालोगे आप, ये खुला पड़ा है लेकिन ये थिकनेस है, तो आउटर कर्व प्लस अंदर वाला कर्व प्लस इस रिंग का एरिया निकालना आपने 8th में सीखा है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो जब क्वेश्चन आएगा तब एक्सप्लेन करूंगा इस चीज़ को, अभी अपन फैलाते नहीं रहता, अभी अपन क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है भाई। तो रेडी हो क्वेश्चन करने के लिए, तो रफ कॉपी उठा लो। हाँ जी, तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने लिख दिए क्वेश्चन की फॉर्म में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब नोट्स में लिखी चीज़ें होती है ना, जब तक क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं करते हमें याद नहीं होती वो चीज़। नंबर ऑफ सर्फेसेज इन सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर के अंदर तो भाई एक कर्व होती है, एक टॉप होती है, एक बॉटम होती है। 3-4 मत रटना, इमेज को रटो, समझे, माइंड में इमेज को समझो इस चीज़ को कि सॉलिड सिलेंडर में कितनी सर्फेस है। बोले सॉलिड है यार, मतलब बंद है ऊपर नीचे से, ठीक है, मतलब एक तो कर्व वाला पार्ट, एक टॉप हो गया, एक बॉटम हो गया, 3 सर्फेस हो गई,
समझ गए? सिर्फ आंसर मत रटा करो, प्रोसीजर समझो क्या हो रहा है, ठीक है? मैथ्स रट रट के कितना रटोगे यार, क्योंकि मैथ्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको थर्ड क्लास का कंसेप्ट भी 12th क्लास में लग जाता है, तो क्या रटते आएंगे सब चीज़ों को? ऐसे नहीं। नंबर ऑफ सरफेसेज इन होलो सिलेंडर, बोले होलो सिलेंडर है, खुला पड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब एक आउटर कर्व हो गया, एक इनर कर्व हो गया, यार ऊपर की रिंग भी है, नीचे भी एक रिंग है, टोटल कितनी सरफेस? 4, ठीक है। इसी में एक ट्विस्ट है थोड़ा सा, अगर आपसे पूछे कि होलो सिलेंडर तो है, मतलब ऐसा होलो सिलेंडर है एक, ठीक है जी, और इसमें बोले कि थिकनेस को इग्नोर कर दो, इसकी कोई थिकनेस नहीं, जैसे पेपर जैसा हो गया, समझ रहे बात को? थिकनेस को इग्नोर कर दो, ये जो रिंग है इसकी, यानी मेटल की जो शीट, जिस शीट से ये बना हुआ है, उस शीट की थिकनेस को इग्नोर कर दो। जब इसको इग्नोर कर दोगे, अब बताओ कितनी सरफेस है इसके अंदर? कहो से देखो, तो बाहर पेंट कर सकते हैं, एक अंदर पेंट कर सकते हैं, यहाँ तो कुछ पेंट कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि तो इग्नोर कर दिया इस चीज़ को। तो टोटल सरफेस कितनी होंगी? ओनली 2। तो इसको नोट डाल के लिख लो, ठीक है, कि नंबर ऑफ सरफेसेस इन होलो सिलेंडर इफ वी इग्नोर कब कर सकते हो? ऐसे नहीं बोले सर इग्नोर ही तो करना है। अब देखो किसी बच्चे के दिमाग में खुरापाती, चिंटू पूछेगा सर इग्नोर ही तो करना है, लो ऐसी वाली मैंने इग्नोर मार दिया इसको। अरे भाई इग्नोर मत, तब मार जब बहुत थोड़ी होती है, बहुत कम होती है, ठीक है, तब इग्नोर कर सकते हो। इफ वी इग्नोर या इफ वी कैन इग्नोर मेटल शीट थिकनेस, किसी भी लैंग्वेज में आ सकती है चीज, मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया, मेटल शीट थिकनेस। तो जब आप इसको इग्नोर कर सकते हो तो इसमें रहेंगे सरफेसेज ओनली 2। कौन कौन सी? एक तो रहेगी आउटर कर्व प्लस एक इनर कर्व। ट्रस्ट मी, अगर आपने 2 महीने कंटिन्यू मेरे साथ पढ़ लिया तो भाई साहब सब्जेक्ट की चॉइस भी बदल सकती है आपकी, ठीक है? मैथ्स कोई नहीं लेना चाह रहा होगा, ऐसे ऐसे बच्चों को मैथ्स दिलवाइए ना 11th क्लास के अंदर। कुछ बच्चों ने तो बायो के साथ मैथ्स ले लिए, ठीक है, 9th 10th में जो मेरे से पढ़े हुए हैं। तो आराम से रिलैक्स होकर पढ़ते रहो, सब्जेक्ट आपका फेवरेट बनाना मेरा काम है, बट जितना टाइम मैं आपसे मांगता हूँ उतना टाइम आपको देना वो आपका काम है। समझ गए बात को? हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया, साथ में एक क्वेश्चन खुद ने जनरेट कर लिया अपन लोगों ने, कितनी सरफेस होंगी अगर थिकनेस को इग्नोर कर दे? 2 सरफेसेस होती है। समझ में आ रहा है अपन चीज़ को? ठीक है भाई, अब करते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन पहले, क्योंकि थर्ड करने के बाद अपन फोर्थ पे आएंगे, ठीक है? आज अपन बोर्ड का स्पेस क्लियर बाद में कर, चलो कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, फोर्थ कर लेते हैं, अपने पैटर्न रखते हैं, बोर्ड का स्पेस क्लियर करो। इफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ था ऑफ हाइट 14, तो मैंने इसको इक्वल लगा दिया, कोई बात नहीं, इज 88। अब इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इंग्लिश नहीं आती जिनको वीक होती है। क्या सर? सी एस ए ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 14 इज 88 सेंटीमीटर। सर सी एस ए कौन सा वाला लें, इस 14 को ले कि इसको ले? अरे भाई इंग्लिश पढ़ी हुई है हमने। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 14, तो हाइट 14 है, और तो आप इसको लाइन को बीच में भूल जाओ इस ऑफ वाले से। अब पढ़ो, इफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ना, ये 88 किसके लिए यूज हुआ है? इसके लिए यूज हुआ है। तो हमें इसमें गिवन है, पूरे प्रोसीजर से करवा रहा हूँ, गिवन है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि अब ये तो सब्जेक्टिव पेपर आएगा आपका, तो प्रोसीजर पता होना चाहिए। दिस कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखो। क्या बोलो सर? कर्व वाला पार्ट था ना, मतलब वो जो रेक्टेंगुलर शीट से बना था, ऐसे ही बोलोगे तभी याद होगा, वरना ये नहीं कि मेरे सिर्फ सुन सुन के तुम्हें याद हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। सर कर्व वाला पार्ट रेक्टेंगुलर शीट से बना था, मतलब 2 पाई आर एस, तो ये 2 पाई आर तो ये था, और एक एच वो था, तो 2 पाई आर एच, ठीक है ना? जब 2-4 बार ऐसे बोलो तो आपको याद होगा। तो ब्रेन को थोड़ा काम में दो, लगाओ उसको, फ्री बैठा हुआ है इतने दिनों से। दैट इज 88। सर 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन, सुन लो वो भी। सर पाई की वैल्यू 22/7 लें या 3.14 लें? तो इसमें काम की बात क्या है, अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो आपको वो ही लेनी है। मतलब अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि यूज पाई इक्वल टू 22/7, तो आपको वो ही लेना पड़ेगा, भले ही कैलकुलेशन आप उससे अच्छा करना जानते हो डेसिमल वाले से। अगर क्वेश्चन में बोल दिया यूज पाई इक्वल टू 3.14, तो आपको वो ही लेना पड़ेगा, भले ही आपकी कैलकुलेशन इसमें अच्छी है। और अगर नहीं बोलता है तो आप वो लो जिससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। बात समझ गए? 2 पाई आर बोले तो मैंने दिया है इसके अंदर
नहीं, आर तो पूछा है क्योंकि हमसे ये पूछा है फाइंड बेस का डायमीटर, और डायमीटर कब निकालते हो, जब आपको आर पता होगा तभी तो उसका डबल करोगे, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। तो आर तो मुझे फाइंड करनी है, ओके जी। और हाइट की वैल्यू कितनी है, बोले हाइट 14 है, ठीक है, और इज इक्वल टू है 88। अब 7 से काटोगे तो 7 2 जा 14। अब मेरे तरीके से अगर काटो तो ध्यान से देखो, ये 22 2 जा 44 हो गया, और 44 2 जा 88 हो गया। मतलब देखा जाए तो ये पूरा 88 है कि नहीं है। और 88 से 88 सीधा सीधा कट जाए, क्योंकि 88 डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू हो गई 88 डिवाइड बाई 88, बोले तो 1 सेंटीमीटर। और डायामीटर हो गया रेडियस का डबल, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो एक बार फटाफट से इसको नोट करो ताकि हम आगे क्वेश्चन पे चले। क्विक, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा नोट करने का। हाँ जी, चलो मेरे को चेक तो कर लो यार, आंसर सही है ना, बिल्कुल सही है, देख लेना चाहिए। ठीक, ये बात मैं सोचा ना सर, आप बीच बीच में देखते हो आंसर आपका सही नहीं है, भरोसा नहीं है आपको अपने ऊपर। अरे मुझे अपने ऊपर भरोसा तो ठीक ठाक है, बट बात ये होती है ना कि अगर मुझे 1% भी अगर गलती हो गई तो तुम्हारे पास गलत इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। तो जो मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं तो पहले मैं सॉल्व करता हूँ क्लास में आने से पहले, ताकि यहाँ पे कोशिश करूँ एरर फ्री देने का। बाकी तो भाई ह्यूमन बीइंग है, एरर हो भी सकती है, आई एम नॉट परफेक्ट, मैं कभी बोलता भी नहीं है चीज़। तो गलती होने से अच्छा है ना कि एक बार क्रॉस चेक हो जाए, इसलिए आंसर देख लेना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। इफ़ रेडियस ऑफ बेस इज 7 सेंटीमीटर, तो हमें थर्ड क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है भाई, बेस का रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो आप लिखोगे कर्व सरफेस एरिया। बोले सर कर्व सरफेस एरिया तो वही था ना, देखो मैं आपके साथ साथ बोलता हूँ, आप भी बोला करो मेरे साथ साथ। कर्व सरफेस एरिया वही था जिस पर रेक्टेंगुलर शीट बनी थी काट के, अच्छा नीचे का 2 पाई आर फैल के लेंथ बन गया था, और वो एच ही रहा था, 2 पाई आर एच, ऐसे बोलो तो बोले 2 पाई आर एच। ठीक है, बोले तो 2 पाई बोले तो 22/7, आर बोले तो 7, एच बोले तो 10, बोले 7 से 7 कटा, 22 2 जा 44 और एक जीरो लग गया, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं सर, टोटल सरफेस एरिया। सर टोटल सरफेस एरिया में 3 हिस्से थे ना, बोले हाँ कौन कौन से, सर ये तो कर्व वाला पार्ट था, वही 2 पाई आर एच, ऐसे बोलो। सर एक टॉप का पाई आर स्क्वायर, नीचे का पाई आर स्क्वायर, अच्छा ऊपर का पाई आर स्क्वायर, नीचे का पाई आर स्क्वायर, 2 लड्डू मिलकर 2 लड्डू बन गए थे, वो क्या 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, हाँ यही लिखो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। देखो अभी हमने स्टार्टिंग हमने पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर लेस करने की जगह ये लिख रहे हैं, और थोड़े टाइम बाद में मेंटली ये भी कर लिया करेंगे। मैं भी आप लोगों के साथ साथ बिल्कुल फ्रेश तरीके से चल रहा हूँ। तो सर 2 पाई आर कॉमन ले लो, एच प्लस आर। अब इसमें वैल्यू पुट करो, इसमें मत करा करो, क्योंकि फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करो। क्यों? क्योंकि ये स्टेप आपकी करेक्ट है, टीचर यहाँ नंबर देगा, ये स्टेप आपकी करेक्ट, टीचर यहाँ नंबर देगा। वैल्यू यहाँ रखोगे तो गलती हो भी गई तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसलिए प्रोसीजर होना चाहिए और फॉर्मूला हर बार लिखना है, आपको हर बार लिखना है फॉर्मूला। ठीक है, बोलो सर मजाक करते हैं, मतलब आप एक तो तरफ बोलते फॉर्मूला याद नहीं करना और फॉर्मूला हर बार लिखवा रहे हो, तो फिर तो याद करने जैसा ही हो गया, तो क्या जोर पड़ रहा है। इस तरीके से पेपर से पहले अगर आप शीट लेके हाथ में घूम घूम के फॉर्मूला याद कर रहे हो, उससे बढ़िया है ना अभी लिख लो, हाथों का आदत हो जाएगी, दिमाग को सोचना ही नहीं पड़ेगा इस चीज़ को। ठीक है, कई चीज़ें होती हैं, समझाएंगे धीरे धीरे आप लोगों को, टेंशन ना लो। तो बोले सर 2 पाई बोले तो 22/7, बोले सर आर कितना था, ओहो 7 है सर, बढ़िया अच्छा है, वो वाला क्वेश्चन नहीं मिटाया मैंने, मुझे लगा मैंने वही मिटा दिया, मैं कभी कभी मिटा भी देता हूँ। एच प्लस आर 10 + 7, 7 से 7 कटा, ये हो गया 44 और ये हो गया आपका 17, 17 चौके 68, 6 17 चौके 68 और 6 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कैरी लिखते नहीं है, क्या नहीं करते, कैरी नहीं लिखते हैं। हमारा आंसर सही आ रहा है क्या? बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, 17 का टेबल डायरेक्ट बोला मैंने, आप लोगों को प्रैक्टिस की बोला था काम करने के लिए, आई होप सो आप लोगों ने किया होगा। तो अगर 9 के टेबल वाला कर लें तो आज फिर दोबारा से अपने आप को 10 क्वेश्चन दोगे और कमेंट में सिर्फ एक बच्चे ने अपने मार्क्स लिख के बताया, शर्म आती है आप लोगों को यार अपने मार्क्स बताने मुझे? अरे भाई क्या तो करते नहीं हो आप, सीधी सी बात है। मैंने आपको सिंपल सा काम दिया था कि 10 क्वेश्चन अपने आप को देना, 9 से मल्टीप्लाई करना, 8 से मल्टीप्लाई करना, 5 डिजिट नंबर को। उस बच्चे का अच्छा लगा, उसने बताया, भले ही परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन था, कोई बात नहीं, वो इंप्रूव करेगा। बट आप लोगों को क्या है, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना उसको बता देते मैंने क्या काम दिया था। ठीक है, 5 डिजिट के नंबर लोगे, कोई भी 7 8 9 5 6 कुछ भी कैसे करके उसको 12 के टेबल से मल्टीप्लाई करोगे विदाउट राइटिंग कैरी। 10 क्वेश्चन करने में आपको कितना टाइम लगता है कमेंट में बताओ। 10 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में कैलकुलेटर से चेक करना
और चेक करके आप लोग कितने सही होते हैं वो भी मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। अब आपको इसके थर्ड पार्ट में समझ में आएगा कि हमने फॉर्मूले को उस तरीके से क्यों करते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोलता है, बोले सर टोटल सरफेस एरिया निकालो, आप वापस मत निकालने लग जाना। इफ़ टॉप इज़ ओपन, टॉप खुल गया, ऊपर का ढक्कन खुला हुआ है, जब ऊपर का ढक्कन खुला हुआ है तो अब आपके पास में पेंट करने की जगह कौन कौन सी बची। अब ये मत करना सर हम अंदर पेंट कर देंगे, ना ना वो नहीं, बाहर बाहर की बात कर रहा है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया या लिख दो टोटल आउटर सरफेस एरिया, ये लिख लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि क्वेश्चन मैंने बनाया था ये। टोटल आउटर टोटल सरफेस एरिया, अंदर मत पहुंचाना पेंट करने, आउटर की बात कर रहे हैं अब, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, कह दो सर हम आपने बोला अंदर भी करते हैं, मैंने लिख दिया ना आउटर, अब खुश। आउटर टोटल सरफेस एरिया के अंदर एक तो बाहर का 2πRh, ऐसे बोलो 2πRh, क्यों, रेक्टेंगुलर शीट घुमा के बनी है 2πRh, और एक नीचे का πr², तो इसका एरिया हो जाएगा 2πRh प्लस, चाहो तो ऐसा लिख भी सकते हो, क्या बोले सर एक तो कर्व सरफेस एरिया होगा और एक ना बॉटम होगा, बॉटम जानते हो ना, बॉटम बेल बॉटम, तो ये तो हो जाएगा एक तो 2πRh, बोले सर नीचे का πr²। अब इसमें भी कॉमन लो, पाई दोनों में है, r दोनों में है, कॉमन ले लो, यहाँ से एक तो 2 बच गया और एक h बच गया। सर पाई गया, एक r गया तो r² में जब एक r जाता है तो एक r बचता है ना। अब वैल्यू पुट करो, पाई बोले तो 22/7, r बोले तो 7, 2h, h का डबल बोले तो 20 प्लस r बोले तो 7, ठीक है जी। 7 से 7 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 22 मल्टीप्लाई 27, 27 दूनी 54 का 4 5, 27 दूनी 54 और 5 59, 594 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। कोई कन्फ्यूजन इसके अंदर है तो कमेंट में पूछो, और समझ में आ गया मस्त तरीके से तो बिल्कुल कमेंट में लिख के वो भी बता दो मुझे। आगे चलते हैं, हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पे नजरें बिल्कुल स्क्रीन पे होनी चाहिए। 6 क्वेश्चन करते हैं पहले। द डायामीटर ऑफ ए गार्डन रोलर, तो आप लोगों ने गार्डन में रोलर देखा होगा और क्रिकेट देखने वालों ने देखा होगा, पिच के ऊपर भी रोलर चलते हैं, तो रोलर कुछ ऐसा ही होता है आपका इस तरीके से, ठीक है, और उसको ऐसे घुमाया जाता है यहाँ से, ये गार्डन रोड के अंदर रोलर को ऐसे घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। अरे मेरे विक्स की डब्बी कहाँ गई, ये समझाएगा आपको कि मान लो सपोज करो ये पिच है, इस पिच के ऊपर इसको क्या करते हैं, रोल कर देते हैं, ऐसे क्या कर देते हैं, रोल कर देते हैं, तो वो हो गया आपका गार्डन रोलर। तो गार्डन रोलर की बात करें तो गार्डन रोलर आपको ऐसे नज़र आ रहा होगा, कैसी शेप होती है इसकी, सिलेंड्रिकल शेप होती है, ठीक है, ऐसे चलेगा, उधर इस साइड चलेगा, और ये मान लो गार्डन में ऐसे इस रास्ते पे चलने वाला है, ठीक है, समझ रहे हो। तो डायामीटर ऑफ गार्डन रोलर, तो डायामीटर जो गिवन है ना इसका वो है 1.4 मीटर। तो सबसे पहले आपका काम होगा क्या करोगे, इसको सोल्व कैसे करोगे, तो आप कहो देखो सर गिवन है डायामीटर इक्वल टू 1.4 मीटर, हमारे किसी काम का नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली है। आप इसका रेडियस निकालोगे डायमीटर का हाफ करके, तो 1.4 को 2 से डिवाइड किया तो आपका आ गया 0.7 मीटर इज द रेडियस, एंड इट इज़ 2 मीटर लॉन्ग, मतलब ये ऐसे 2 मीटर है, तो क्या इसकी हाइट नहीं हो गई है h, तो लिख दोगे h इज इक्वल टू 2 मीटर। देखो इतनी इन्फॉर्मेशन लिखने और डायग्राम बनाने की आपको 1 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर 2 नंबर क्वेश्चन तो आधा नंबर तो यहाँ पक्का हो गया। हाउ मच एरिया विल इट कवर इन 5 रिवॉल्यूशन, इस बात का मीनिंग क्या है कि 5 चक्कर पूरे पूरे लगा दें तो कितना एरिया कवर करेगा। तो इस बात को आप ऐसे समझो, ध्यान से देखना कि ये मैंने यहाँ पे कुछ मार्क कर दिया इसको यहाँ पे, ठीक है। अब आप इस पर नज़र डालना कि एक चक्कर में कहाँ तक पहुँच पा रहा है, ठीक है जी। देखो अच्छे से देखो, लो आपके सामने पूरा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। पेज ख़राब क्यों करूँ यार मैं, ये वाला दूसरा पेज लेते हैं जिस पे कुछ लिख रखा हो। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, हाँ जी ये सही रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं इस पोजीशन से रख रहा हूँ और आप देखना कि ये कितना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने सबसे पहले जिस हिस्से पे 1 सेकेंड, ध्यान से देखो इस चीज को, जिस जगह से ये ब्लैक ब्लैक किया है अभी ग्राउंड पे, ये वाला पोर्शन टच में है ना, टच में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कैसे रखूँ यार, आप लोगों को दिखाई दे मुझे, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ
ये है। अब आप इसका एक चक्कर कब माना जाएगा, इसका एक चक्कर जब माना जाएगा जब वापस सेम हिस्सा दोबारा आके ज़मीन पर टच हो। देखो घूमना चालू किया, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, अभी एक चक्कर पूरा, अब जाके एक चक्कर पूरा हुआ है इसका, दिख रहा है, ब्लैक वापस आ गया। तो आप ध्यान देखो इसने कितना जगह कवर कर ली, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। तो एक चक्कर में इतना एरिया कवर करा। आप ये समझ सकते हो अगर इसके ऊपर मैंने पेंट लगा दिया होता तो एक चक्कर में इतने एरिया पे पेंट करता। आजकल पेंट करने वाले नहीं आगे दीवार पे रोल रोल करके पेंट करते हैं, ठीक है, तो उससे भी काफ़ी एरिया कवर होता है। दिखने में छोटा सा रोल होता है वो, लेकिन आप खुद सोचो उसका पेरीमीटर कितना होता है। तो जितनी इसकी पेरीमीटर होगी ना, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से घूम के वापस यहीं पहुँचना। तो इसने कितनी लेंथ कवर कर ली, इसने इस पेरीमीटर के इक्वल लेंथ कवर कर ली। बात समझ रहे हो इस चीज़ को। तो यही कंसेप्ट मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि जब एक चक्कर की अगर हम बात करते हैं तो 1 रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। रिवॉल्यूशन बोले तो एक चक्कर, 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा भाई ये। देखो सर 1 रिवॉल्यूशन में क्या होगा, अब ये मैंने आपको बता दिया वैसे देखा जाए तो हिसाब से कि 1 रिवॉल्यूशन का मतलब ये ब्लैक स्पॉट घूम के वापस सेम जगह पे आना। तो क्या इसको पेरीमीटर नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो 1 रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर्ड होता है दैट इज 2 पाई आर। और आप इसको भी समझ सकते हो कि मान लो इसने यहाँ चलना स्टार्ट किया, फिर ये वाला हिस्सा यहाँ टच होगा, ये वाला हिस्सा यहाँ टच होगा, ये यहाँ टच होगा, ये यहाँ टच होगा, घूमते जा रहा है, 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 ये वाला हिस्सा यहाँ टच होगा, 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 ये यहाँ पहुँच जाएगा रोलर एक रिवॉल्यूशन में। तो इस एक रिवॉल्यूशन में वो इतने एरिया के ऊपर कवर कर देगा। तो इसकी लेंथ कितनी है, ये 2 पाई आर है, ठीक है, समझ गए इस बात को। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। तो आपसे पूछा क्या है 5 रिवॉल्यूशन, बोले बाद में बात करेंगे तेरे से 5 रिवॉल्यूशन की, हम तो एक रिवॉल्यूशन की बात कर लेते हैं पहले। तो कह रहा सर एक रिवॉल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा, तो बोले यहाँ से यहाँ तक गया तो क्या ये एरिया कवर नहीं करेगा। और ये शेप आपको कौन सी नज़र आ रही है जिसको कवर कर रहा है ये, क्या आपको एक रेक्टेंगल नज़र नहीं आ रहा है। अरे भाई रेक्टेंगल ही तो है, इस रेक्टेंगल का एरिया ही तो निकालना है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो जिस एरिया को ये कवर करने वाला है यहाँ से यहाँ तक जो कवर किया वो एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल का एरिया आपको निकालना होता है L/B। लेंथ बोले तो दिस इज 2 पाई आर और B बोले तो ये इसकी H, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर। और आप समझ भी सकते हो कि इसका कर्व वाला पोर्शन ही तो टच हो रहा है, तो क्या पूरा कर्व का एरिया नहीं हो गया ये। अगर आप मैं बात करूं कि एक रिवॉल्यूशन में ये पूरा पहिया घूम जाता है तो ये फैल गएगा तो इतना एरिया कवर करेगा, तो रेक्टेंगल ही तो हो गया 2 पाई आर। तो ये हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो डिस्टेंस कवर इतना और एरिया हो जाएगा कितना, L/B बोले तो 2 पाई आर H। समझ गए बात को, आ गई होगी आई थिंक आपको बात समझ में। या फिर आप सिंपल लिख सकते हैं जो एरिया होगा दैट विल बी इसका कर्व सरफेस एरिया, ये भी मेंशन कर लेना, स्टार मार्क कर ले ताकि आपको समझ में आएगा कि पूरा कर्व वाला पार्ट ही तो एक बार में चक्कर मार गया। उस पूरे कर्व के ऊपर अगर पेंट होता तो क्या वो पेंट पूरा यहाँ से यहाँ तक नहीं छप जाता, वही बोल रहा है। तो एक रिवॉल्यूशन में एक कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, तो इतना एरिया कवर करेगा 1 रिवॉल्यूशन में। तो उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे, जो कि पूछा भी है एरिया कवर्ड इन 5 रिवॉल्यूशन, तो एरिया जो कवर्ड होगा दैट विल बी 5 मल्टीप्लाई, भाई एक चक्कर में इतना, 2 चक्कर में उसका डबल, 3 चक्कर में उसका ट्रिपल, तो 5 चक्कर में 5 मल्टीप्लाई उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, बोले तो 5 मल्टीप्लाई ये 2 पाई आर एच, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो सिंप्लीफाई फॉर्मूले में ही करो तो 10 पाई आर एच, और 10 की वैल्यू 10 रहने दो, पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, आर की वैल्यू रख दो यहाँ से कितना 0.7, और एच की वैल्यू रख दो यहाँ से 2, ठीक है। देखो ध्यान से, ये 7 से कट करोगे तो 0.1 टाइम कट होगा, और जब 10 जब 0.1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 बन जाएगा, ये डेसिमल हट जाएगा, ठीक है। ये 1 ऐसा कोई मतलब नहीं है, तो 22/2 बोले तो 44 मीटर है क्या, हाँ जी मीटर ही है, मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर देगा, 44 मीटर स्क्वायर एरिया विल बी कवर्ड इन 5 रिवॉल्यूशन। आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होगी इसके अंदर समझने में कि कैसे रोलर से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं। तो एक रिवॉल्यूशन बोले तो एक पूरा चक्कर में 2 पाई आर ये और एच ही है, या कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल हो जाता है, ठीक है। नोट कर लो इस बात को बेटा, मज़ा आ रहा है,
आ रहा है तो वीडियो लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अरे बच रहा है क्वेश्चन, मैं आपको फाइनल स्पीच नहीं दे रहा हूँ, मैं तो बीच बीच में बोलता रहता हूँ, टाइम पास करने की आदत है मेरी। हाँ जी, ठीक है ना, मज़ा आ रहा है, दोस्तों के साथ भी शेयर करो, सो दैट आई कैन गेट मोर स्टूडेंट टू टीच, उनको मज़ा आने लग जाएगा धीरे धीरे। इफ रेशियो बिटवीन कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1:2, इसने बोला इन दोनों के बीच में रेशियो, तो गिवन क्या है आपको, गिवन है सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है और सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया है, उन दोनों का रेशियो है 1:2। एक ही, पहली बात तो ये ध्यान दो, एक ही सिलेंडर की बात कर रहे हैं, रेशियो सी एस ऑफ सिलेंडर इज दिस, फाइंड द रेशियो बिटवीन द, हाँ एक ही सिलेंडर की बात कर रहे हैं, दो सिलेंडर दे नहीं रखे, ठीक है। तो आप मानो लेट रेडियस इज इक्वल टू आर एंड हाइट इज इक्वल टू एच। अब रख दो उठा के, सिलेंडर का सी एस ए क्या होता है, बोले सर वही वाला ना, अब तो याद हो गया आपको, जो सीट को कट करके था 2πr/h, ठीक है। तो सी एस ए होता है 2πr/h। सर टी एस ए में तो सर 2πr स्क्वायर तो होता ही होता है, टॉप होता है, एक बॉटम होता है, मतलब 2πr² और होता है, 2πr/h और 2πr² में 2πr कॉमन लिया तो h+r बच गया। ऐसे फॉर्मूले को माइंड में करो, और ये इज इक्वल टू 1/2 है। देखो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, ठीक है। तो ऊपर बच गया ओनली h, नीचे h+r बच गया, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो तो 2 तो h से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2h आ जाएगा, और ये h+r 1 से मल्टीप्लाई होगा तो h+r आ जाएगा। h को इधर ला के सब्ट्रैक्ट करो तो 2h - h इक्वल टू r, तो यहाँ से बच गया 2h - h, 2 लड्डू में 1 लड्डू का 1 लड्डू बचा, h इक्वल टू r आ गया। दोनों चीज़ें सेम हैं, तो आपसे पूछा h और r का रेशियो, फाइंड द रेशियो बिटवीन हाइट एंड रेडियस। ध्यान रखना, पहले हाइट है तो न्यूमरेटर में हाइट लेनी है, बाद में रेडियस एंड डिनोमिनेटर में रेडियस लेना, ये चीज़ें ध्यान रखना। अगर पूछ रेडियस एंड हाइट तो पहले रेडियस रखते हैं, ये होती चीज़। तो h ऊपर होना चाहिए, तो इससे अगर मैं यूज करूँ तो दोनों के मल्टीप्लाई 1 नहीं है ना। तो r को अगर मैं नीचे लेके आऊँगा, h के अपोन में r को लेके आ गया, तो यहाँ 1 के अपोन में 1 चला जाएगा, तो क्या यहाँ से आप h/r को 1:1 नहीं बोल सकते हो, तो यहीं से बोल सकते थे, बोले सर दोनों चीज़ें सेम है मतलब 1:1 है, ठीक है भाई। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? आई थिंक आपको क्लास पढ़ने में मज़ा आया होगा, ठीक है। तो रेगुलर क्लास लेते रहो, नोट्स बनाते रहो, मिस मत करना इस चीज़ को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर विद नेक्स्ट टॉपिक।